अजीत, स्टार्ट किया जाए। हम्म, हाँ, साथ हो गया तो मैं ओके, तो इंट्रोडक्शन तो मैं स्टार्ट कर ही सकता हूँ। बाकी उसके बाद आपकी क्या है? आगे की जर्नी। ओके, तो नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम अजीत है और ग्रेजुएट कार्यक्रम जो आवेदन श्रृंखला हम लोग शुरू किए थे पिछले हफ्ते, पिछले महीने। तो उस श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम लोग एकेडमिक राइटिंग और प्रपोजल पे, जो हिंदी भाषी के छात्र हैं, खासकर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के हिंदी भाषी छात्रों को के साथ एक तरह से उनकी भाषाओं में, कि कैसे उनकी भाषाओं में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर एक एक ऐसा बैरियर होता है जिसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो ये जो अभी हम लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि कैसे उसको हिंदी से शुरू करके इंग्लिश में, तो हम एक तरह से दो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तो हिंदी में कर रहे हैं और एक इंग्लिश में कर रहे हैं, ताकि दोनों का एक साथ चल सके। तो पहली शुरुआत हम लोगों ने की थी कि सीवी और रिकमेंडेशन लेटर कैसे तैयार करें, और आज हमारे साथ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार पंकज हैं। और इसके साथ आज आज के वर्कशॉप में हम लोग प्रपोजल राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग, जो सोशल साइंस में कैसे तैयार करें, उसके ऊपर हमारे प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। और ये एक तरह से अजीत भाई के बारे में बात करें तो ये अभी आई IISER भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले बेरोजगारी पे समस्या न रहेगा, महंगाई पे कुछ अच्छा ना हो, मेडिकल सुविधा पे कुछ बाकी के ना साथी हो। म्यूट कर लें बीच में अगर। जबकि संविधान में हेल्थ राइट्स का दिया हुआ है, स्टेट को बोला है कि आप इसको डिसाइड करिए हेल्थ राइट्स हर व्यक्ति का। कहीं अजहर उस पर भाई, चर्चा नहीं है। अगर म्यूट कर लेंगे तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि आपके पास पैसा नहीं। अजहर भाई, हेलो। अजीत अजीत कंटिन्यू, आई विल डील। या ओके। दो लड़की तो है। आज हमारे साथ अजीत अजीत कुमार पंकज सर हैं, और इस अजीत कुमार पंकज सर भी IISER भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो उसके मणिपुर कैंपस था, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। और दलित के ऊपर काफी, दलित माइग्रेशन के ऊपर इनकी अभी रिसेंट बुक लॉन्च हुई है। और उससे पहले वो काफी जर्नल्स में अपना योगदान दे चुके हैं, और अभी कुछ महीने पहले श्रीलंका की यूनिवर्सिटीज में भी अपना योगदान दे के आया है। तो स्वागत है अजीत सर। अ, अ, और अच्छा लगा कि आपने हमारे इस न्योते को स्वीकारा। और एटलीस्ट एक हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ताकि जो अपने जो साथी हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलता है समय समय पे। तो ये बहुजन स्कॉलर की एक श्रृंखला है, जिसमें हम लोग हर 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 महीने कुछ ना कुछ एकेडमिक्स काम के साथ साथ कैसे उनको नेक्स्ट जेन के लिए तैयार किया जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, आइदर इन इंडिया या तो फॉरेन में। तो इसकी उसी की कड़ी का एक एक पार्ट है। तो दूसरी कड़ी में स्वागत है आपका। और हम लगभग 1 घंटे आपके पास हैं, और आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के छात्रों को। और इसको हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, और हमारा सोशल मीडिया हैंडल है बहुजन स्कॉलर। अगर जो छात्र छूट जाते हैं, उनके पास फिर से मौका होता है कि उसको रिविजिट करें और फिर से उसको देख सके। तो ठीक। अजीत भाई, नाउ इट्स टाइम योर। और आप अ, समय ले सकते हैं, बहुत सारा समय है। धन्यवाद अजीत, इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। और नए साथियों के साथ जुड़ना हमेशा एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। और हमें खुशी होगी कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ उन लोगों के एकेडमिक करियर और आगे की भविष्य एकेडमिक योजनाओं में। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी साथी हैं, अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा समझ में आता है कि कन्वर्सेशन हो रहा है। हाँ, हाँ, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, थोड़ा हाँ। 2 वे कम्युनिकेशन तो समझ में आता है। यस। हाँ। तो अगर जो जो साथी कर पाए, अगर ठीक हाँ, है, अगर कर पाए अगर तो नहीं कर कर लीजिए, पाए तो अदरवाइज कोई बात या नहीं। तो तो बात करें
एकेडमिक राइटिंग या प्रपोजल राइटिंग की, तो मैं मोटा मोटी बात एकेडमिक राइटिंग पे कम, प्रपोजल की राइटिंग और खासकर रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन और उसको लेकर जिस तरह की समस्याएं होती है और जिस तरह का कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन होता है एक स्टूडेंट और एक छात्र के मन के अंदर, हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और खासकर प्रपोजल में किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से टॉपिक, किस तरह का टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए, उसको लेकर किस तरह का प्रोज और कॉन्स होता है, फिर मेथड्स को लेकर किस तरह का प्रोज और कॉन्स होता है, इसके इर्द गिर्द पूरी बातचीत रहेगी। क्योंकि ये ऐसा विषय है कि एक लेक्चर या दो लेक्चर में मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो पाएगा। तो बहुत सारे काफ़ी कम समय है, लेकिन मैं जितना कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम से कम समय में आप लोगों के तक पहुंचा सकूं। अ, तो जब भी हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, या ह्यूमैनिटीज़ का कोई और सब्जेक्ट हो, अगर हम बात करते हैं जब भी रिसर्च प्रपोजल लिखने की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा एरिया, या कौन सा स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी या टॉपिक हमारे अपने लिए बेहतर होगा। खासकर आप जिस भी विषय में से संबंध रखते हो, किसी भी पीजी हो, पीजी किसी भी सब्जेक्ट में हो, सोशल वर्क हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो हर फील्ड को देखते हुए एक ये बात हमेशा दिमाग में आती है कि किस टॉपिक पे रिसर्च किया जाए जिससे कि आगे हमारे लिए करियर भी सिक्योर हो, प्लस हम अपने रिसर्च के आइडिया को लंबे समय तक रिलेवेंट रख सकें। तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं और बहुत सारे थॉट चलते हैं। लेकिन अगर इसको एक बेहतर स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ काम अगर करें, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न और कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारे मन में चलते रहते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। तो पहला जो इसका स्टेप है, और पहला जिस तरह का क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता रहता है, उसमें है कि कहाँ पे कहाँ पे जाकर और हमें एक स्पेसिफिक बेहतर मटेरियल रिसर्च के अराउंड मिल सकता है, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे वो लिटरेचर खोजने की बात हो। दूसरा ये कि ये भी दिमाग में संशय होता है कि कौन सा रिसर्च टॉपिक हमारे लिए बेहतर है, ये भी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। बाकी हमें एक ये भी लगता है कि क्या बाकी लोग जो मेरे साथ के हैं, मेरे इमीडिएट सीनियर है, इमीडिएट जूनियर हैं, क्या वो हमसे बेहतर हैं या नहीं हैं। क्या मैं जिस एरिया में अपना रिसर्च टॉपिक बनाना चाहता हूँ वो हमारे सब्जेक्ट के लिए बेहतर है या नहीं है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने ये पीएचडी करने का निर्णय सही लिया है या नहीं लिया। तो इस तमाम तरह के क्वेश्चन हमारे बीच, हमारे मन में चलते रहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अगर बात करें तो स्टेप वन की, तो एक बेहतर रिसर्च टॉपिक की खोज, चाहे बहुत सारे टॉपिक होते हैं हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो होता ये है कि हम कौन सा ऐसा टॉपिक लें जो कि हमारे करियर के लिए बेहतर हो। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का एंगेजमेंट होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का रिसर्च टॉपिक वो होता है। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च टॉपिक लिया, कोई कर लिया, पीएचडी डिग्री मिल गई, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर आप एक सीरियस एकेडमिशियन बनने की प्रक्रिया में हैं और अगर आप एक सीरियस रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा ये देखना होता है कि कौन सा टॉपिक होगा जो हमारे लिए बेहतर होगा, और आगे उसकी संभावनाएं, आगे रिसर्च करने की संभावनाएं प्लस एकेडमिक करियर के हिसाब से संभावनाएं बेहतर होंगी। तो तो पहला जो मैं
एक अगर बिगिनर है, कोई अगर स्टार्ट कर रहा है प्रपोजल लिखने के लिए कहीं पीएचडी के एडमिशन के लिए ही, तो पहले स्टार्ट करना चाहिए न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारा अपना इंटरेस्ट एरिया, सब्जेक्ट, अब प्लस भविष्य को देखते हुए, भविष्य के एकेडमिक जो कंपटीशन है उसको देखते हुए कौन सा रिसर्च टॉपिक बेहतर रहेगा, जिससे कि हम 5 साल 10 साल तक इंगेज रहें। और यह सब जानने के लिए सबसे बेहतर सोर्स होता है न्यूज़पेपर्स। तो कोई भी अ, कोई भी रिसर्च टॉपिक के लिए आप न्यूज़पेपर देखिए, मैगजीन, और कुछ इंटरनेट पे भी आप ब्राउज कर सकते हैं थीम के स्पेसिफिक। और कुछ क्रूशियल स्टैटिस्टिक्स आपको देखना चाहिए, जो भी टॉपिक लीजिए, कोई भी, सपोज कीजिए अगर कोई लेना चाहता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर एक्सेस पे कुछ पहले के भी रिसर्च हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो एक्सेस टू वाटर एक डिफरेंट तरीके से एक नया चैलेंज की तरह इमर्ज हुआ है। उसमें कास्ट का भी एंगल है, उसमें जेंडर का भी एंगल है, उसमें क्लाइमेट चेंज का भी एंगल है, उसमें माइग्रेशन का भी एंगल है। तो ये आपको, अब मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा टॉपिक बेहतर होगा, किस तरह की स्टैटिस्टिक्स उसमें अवेलेबल है। तो आपको न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए। और ये सब खोजने के लिए कुछ कीवर्ड आपको यूज करने होंगे, वो जिस भी फील्ड में आप करें। सपोज कीजिए अगर आपको वाटर एक्सेस कास्ट के हिसाब से देखना है, तो कास्ट एंड एक्सेस टू वाटर आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं। या कोई स्पेसिफिक फेनोमेना या केस देखना चाहते हैं, तो आप किसी स्टेट का भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, कि जैसे कास्ट एंड एक्सेस टू वाटर इन उत्तर प्रदेश, या कास्ट एंड एक्सेस टू वाटर इन बिहार। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी। ये पहला स्टेप होता है अपने एकेडमिक करियर के हिसाब से। कोई भी रिसर्च एरिया, रिसर्च टॉपिक पे जो पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, वो इस तरह से होता है कि आप न्यूज़ खोजते हैं कि कौन सी न्यूज़ में किस स्पेसिफिक एरिया में हमारे अपने रिसर्च टॉपिक के अराउंड बातचीत चल रही है, कौन सा ऐसा क्रूशियल न्यूज़ है। अगर जैसे देखा जाए तो माइग्रेशन पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अगर एक इंटरनेशनल माइग्रेशन पे, खासकर इलीगल रूट से, तो वो सब एक बेहतर रिसर्च टॉपिक है, वो एक बेहतर विकल्प है, जो कि लंबे समय तक उस तरह का समस्या सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, जिससे कि आपका का रिलेवेंस एज ए रिसर्चर और आपके टॉपिक का रिलेवेंस लंबे समय तक एकेडमिया में बना रहेगा। तो इसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप न्यूज़ ब्राउज करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करें कि नहीं ठीक है, अब हमको इस एरिया में रिसर्च करना है। इथं ठेवू का? अगर आप एक बार पहले एक बार आप एक बार आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया कि नहीं ठीक है, इस स्पेसिफिक, सपोज कीजिए आपको इंटरनेशनल माइग्रेशन के फील्ड में रिसर्च करना है, फिर आपके पास कुछ बेसिक चीजें आ जाती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है आपके सेलेक्टेड रिसर्च फील्ड में। लेकिन जो नहीं आ पाता है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो कंटेम्पररी डिबेट चल रही है उसके अराउंड में, खासकर एकेडमिक डिबेट हो, प्लस क्रूशियल गैप, आपको उसके गैप का आइडिया नहीं है कि किस हमारे रिसर्च टॉपिक के आसपास में कितने रिसर्च हुए हैं और किस तरह का गैप एग्जिस्ट करता है। तो इतना थोड़ा बहुत जानकारी आने के बाद, न्यूज़पेपर या मैगजीन से आने के बाद, आपके पास अभी भी बहुत सारे क्लैरिटी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर है अगला स्टेप, जिसमें कि हम, एक हो गया कि फर्स्ट स्टेप में आपने थोड़ा बहुत अपने सर्च, ब्राउज, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। 3 4 की रिसर्च एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल माइग्रेशन, या फिर इंटर स्टेट माइग्रेशन, या फिर कास्ट इन माइग्रेशन, जो भी आप अपने सब्जेक्ट और अपने एकेडमिक प्लान के हिसाब से आप सिलेक्ट किए।
अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, और कहाँ पे करना चाहते हैं। यह दो तीन चीजें आपको जानना है अगले स्टेप में। और ये सब जानने के लिए आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन से आपने गैदर की है। जैसे कि क्या आपने जो भी आपका रिसर्च कंसर्न रहा है, आपने क्या उसको लिखा है कहीं पे, क्या आपने कुछ अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि किस तरह का आपका रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव आप रखना चाहते हैं उसके अराउंड में, या किस तरह का आप कुछ की कॉन्सेप्ट जो आप अपने उस स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में आप खोजना चाहते हैं वो आपने लिखा कि नहीं लिखा। उनकी उनकी जो भी आपने लिखा है अभी तक, उन्हीं सब में से आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करके फिर आपको सर्च करना है। चाहे वो कास्ट एंड माइग्रेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट एंड माइग्रेशन हो, चाहे लीगल एंड इलीगल इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, या जो भी आप करना चाहते हैं उसके अराउंड में। इसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, तीन चार चीजें आपको देखना है। पहला हो गया रिपोर्ट्स, कोई भी रिपोर्ट, बहुत सारी एजेंसीज हैं, यूएनडीपी है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी एजेंसीज हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट है, पहले प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आती थी, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो आपको उसके हिसाब से भी आपको देखना है कि नहीं है आपके सेलेक्टेड रिसर्च एरिया के अराउंड में किस तरह की रिपोर्ट अभी तक पब्लिश हुई है। आप जो करना चाहते हैं क्या उसके आसपास अभी तक कुछ बातचीत हुई है या नहीं है, आप पूरी तरह से अभी वो एरिया खाली है। कुछ पॉलिसी नोट्स भी होते हैं, बहुत सारी एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन अपना निकालते हैं। जैसे आइए आपका ये एक्शन एड हो गया, ऑक्सफैम हो गया, इन सब की बहुत सारी पॉलिसी नोट्स निकलती हैं। आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या आप जो करना चाहते हैं उसमें कहाँ पे अभी बातचीत पहुंची है। बहुत सारे फिर आपको रिसर्च आर्टिकल्स देखने होंगे जर्नल्स में, बहुत सारे जर्नल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स के, स्प्रिंजर, सेज, टेलर एंड फ्रांसिस, तो ईपीडब्ल्यू, बहुत सारे हैं जिसका भी आपको एक्सेस आप कर पाएँ जिस भी मीडियम से। उसमें आपको अपना सेलेक्टेड कीवर्ड्स डालना होगा आपके सेलेक्टेड रिसर्च एरिया के अराउंड में, और जो भी स्टडी आपको मिल रही है, बहुत क्योंकि सब जर्नल एक्सेस होता नहीं है, बहुत सारे जर्नल्स में बहुत सारे आर्टिकल ओपन एक्सेस भी होते हैं। तो आप उसको यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सिलेक्टेड एरिया में कहाँ तक बात हुई है, क्या छूटा हुआ है अभी। और अगर आपके स्पेसिफिक थीम पे, सपोज कीजिए अगर कोई कास्ट और माइग्रेशन पे बात कर रहा है, तो किस लेवल की बातचीत हुई है, क्या अभी माइग्रेशन में जो कास्ट देखा गया है किस तरीके से देखा गया है, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट से देखा गया, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है, या पॉलिसी लेवल पे देखा गया है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि आपको यूज करने होंगे अपने रिसर्च टॉपिक को रिफाइन करने के लिए। फिर आपको अपने ही रिसर्च एरिया के अराउंड में जो क्लासिकल टेक्स्ट और बुक होती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। आप उसके लिए आप हो सकता है कि आप किसी सीनियर की हेल्प लें, किसी टीचर्स की हेल्प लें, पीयर ग्रुप में पूछें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में के अराउंड में कौन सा क्लासिकल बुक है। और अभी तो गूगल है, तो आप गूगल भी सिंपल कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको कास्ट पे क्लासिकल बुक चाहिए, आप सिंपल सर्च कीजिए कि क्लासिकल टेक्स्ट बुक ऑन कास्ट, बहुत सारे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और उसमें से वो आप अगर खरीद सकते हैं या कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं तो आप देख सकते हैं। क्योंकि इन सब सारे आपके रिपोर्ट्स, पॉलिसी नोट्स, जर्नल आर्टिकल और बुक्स से जो आप पढ़ेंगे, जो आप लिखेंगे, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी प्रपोजल राइटिंग में।
एक बार आपने के पास इस जितने भी सोर्सेस थे उन सोर्सेस से आपके पास काफी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको क्या करना है कि आपको उस सारे इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करना है 5 पैरामीटर में। क्या वह करेंट है, कंटेम्पररी है, क्या वह जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक गैदर की है, नोट डाउन की है, लिखा है, क्या वह अभी रिलेवेंट है अभी के आपके सिलेक्टेड टॉपिक के हिसाब से, और कि नहीं है, कि वो आउटडेटेड है या 20 साल 25 साल पुरानी स्टडी है। क्या आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है क्या वह रिलेवेंस है उसका अभी आपके रिसर्च में या नहीं। अथॉरिटी कि उसका क्रेडेंशियल क्या है, कौन पब्लिश किया है, अथर। और अथर की भी अपनी लिखने की एक पॉलिटिक्स होती है, उसकी अपनी सोशल आइडेंटिटी क्या रही है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या रहा है, वह किस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में था या किस जर्नल में पब्लिश किया है। ये 3 4 चीजें मिल के बताती हैं कि नहीं ये रिसर्च या डेटा या इंफॉर्मेशन जो आप गैदर किए हैं वो ऑथेंटिक है। फिर बात आती है एक्यूरेसी पे। क्या यह जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है, या उसमें रेफरेंसेस और प्रॉपर साइटेशन का अभाव है, या उसमें किसी प्रकार का एरर है। इसके अलावा फिर आपको ये भी देखना होगा कि पर्पस क्या रहा है इस तरह के राइटिंग का। क्या यह एक इंडिपेंडेंट रिसर्च आर्टिकल रहा है, या यह किसी एक आइडिया को बेचने के लिए किसी ने पब्लिश किया। तो बहुत तरह की पॉलिटिक्स होती है, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आती हैं, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में पब्लिश होती हैं। लेकिन उसमें से आपको इन 3 4 चीज़ों को ध्यान में रख के आइडेंटिफाई करना है कि रिलेवेंट, एक्यूरेट, रिलायबल सोर्स का डेटा, रिलायबल सोर्स का इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है। एक बार आपके पास वो सब सारी चीजें हो गई, आपने जांच कर लिया अच्छे से, आपने एनालाइज कर लिया, फिर आप आते हैं अ, आपके सिलेक्टेड एरिया, आपके सिलेक्टेड रिसर्च टॉपिक के आसपास अ, जो क्रूशियल इश्यू और क्रूशियल गैप हैं वो, सपोज कीजिए कि आपने कास्ट और माइग्रेशन पे आपने रिसर्च करने का प्लान किया और उसमें बहुत सारी स्टडी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको लगा कि कास्ट एंड माइग्रेशन की तो बात हुई है लेकिन कास्ट, जेंडर एंड माइग्रेशन की बात एक साथ नहीं हुई है। कि क्या दलित महिलाएं जो माइग्रेट करती हैं उनके साथ किस तरह का माइग्रेशन में किस तरह की समस्याएं आई हैं, या किस तरह माइग्रेशन ने उनको फ्रीडम दिया है जेंडर और कास्ट दोनों से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप निकल के आएंगी जिसमें से जिसको कि आपको आइडेंटिफाई करना है थर्ड स्टेप्स में। और थर्ड स्टेप्स का यही आइडिया रहेगा आपका, एक यही मोटिव रहेगा कि आपको जो मेजर की डिबेट है आपके स्टडी के अराउंड में उसको आइडेंटिफाई करना है। जो की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बहुत सारे लोगों ने यूज किया है उसको आपको आइडेंटिफाई करके एक साइड में रखना है। कौन सा मेथोडोलॉजिकल ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा उसको भी आइडेंटिफाई करना है। और किस तरह का गैप इमर्ज हुआ है थ्रू आउट, आपने जितने भी लिटरेचर जहाँ से भी पढ़े हैं, जितने भी किताबें पढ़ी हैं, उसमें से किस तरह का रिसर्च गैप आया है। तो इस एम को पूरा करने के लिए आपके पास 3 4 चीजें हैं पहले से ही। जैसे कि आपने अपने कीवर्ड्स को थोड़ा और एक्सटेंड किया जो पहले फर्स्ट वाले फेज में था। कुछ आपने के पास क्लासिक टेक्स्ट बुक आ गई जिसको कि आपने पढ़ा और रेफर किया, जो कि अपने अपने फील्ड में इसेंशियल है रेफर करना। और यह भी एक जरूरी होता है कि आपके पास एक रीडिंग लिस्ट होनी बहुत जरूरी है जिसको कि आपको प्लान करना है कि नहीं ठीक है हमारे पास 10 ठो ऐसी क्लासिकल टेक्स्ट बुक रहें जो हमारे अपने रिसर्च एरिया के अराउंड में। सपोज कि अगर कास्ट की अगर बात हो तो कोई बिना एनी रिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े कास्ट पे रिसर्च नहीं कर सकता। या और भी बहुत सारी किताबें हैं जो कि क्लासिकल टेक्स्ट बुक में आती हैं, जिनको कि रेफर करना जरूरी होता है अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में।
और इसके साथ एक टाइम प्लान भी बनाना जरूरी है। सपोज कीजिए कि आपने 3 महीने का टाइम फ्रेम रखा है कि नहीं, आपको 3 महीने में प्रपोजल अच्छे से बना लेना है। तो इस तरह का टाइम फ्रेम रखना भी हमेशा जरूरी होता है, अदरवाइज फिर वो इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड रहती है। लास्ट मोमेंट में आप आते हैं कि नहीं ठीक है हमें अप्लाई करना है, तो कहीं से इधर उधर से कुछ करके आप अप्लाई कर देते हैं, जो कि फिर होता है फाइनली कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब आते हैं कि जितने भी अभी तक आपने पढ़ लिया उससे अब क्या निकल के आ रहा है। एक बात तो क्लियर है कि जो आप पहले से जानते थे टॉपिक में, उसमें कितनी क्लैरिटी आपके पास आई है अभी तक। और आपको ये भी बोलना होगा कि व्हाट डू यू हैव टू क्रिटिकली से अबाउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन, पब्लिक डोमेन में ऐसा क्या पहले से लोग जानते हैं और आप उसके बारे में क्या क्रिटिकल कहने जा रहे हैं अपने रिसर्च से। क्या कोई और ऐसा सेम रिसर्च पहले से कर चुका है, तो फिर आपका अपना एडिशन क्या रहेगा। और अगर कोई इससे सिमिलर थीम या मिले जुले थीम पे भी अगर काम किया है, तो वो कितना जुड़ा हुआ वो कितना उससे कितना रिलेटेड या कितना अलग बात आप फिर अपने रिसर्च में लेकर आने वाले हैं। और कहाँ पे फिर आपका रिसर्च फिट बैठता है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बातें कही हैं और कर चुके हैं। और आपका रिसर्च करना कितना जायज है और कितना वर्दी है, इसलिए कि जो पब्लिक डोमेन में या पहले से जो रिसर्च है, जो बातचीत हो चुकी है, उसमें कहाँ पे आपका रिसर्च फिट बैठता है। क्या नया ऑफर करने जा रहा है, क्या नया नया रिसर्च या नया स्कोप कहिए रिसर्च का, वो क्या न्यू एडिशन क्या कर रहा है वो। एक कुछ क्वेरी भी शायद आई है क्या। हम्म, एक मिनट। अच्छा ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यस यस तो प्लीज। जब हाँ सॉरी, जब इतनी बातें हमारे पास आ जाती हैं, तो हमारे पास अब रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मटेरियल आ चुका होता है, जो कि हम कहीं ना कहीं उसको लिखते रहते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं कुछ तो अभी तक रिसर्च टॉपिक तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने 2-3 स्टेप्स में यह देखा कि किस तरह का कौन सा स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च हमारे लिए बेहतर होगा, किस तरह की उसमें अभी तक स्टडी या रिसर्च हो चुकी है, उसमें कहाँ पे गैप है, और उस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं बाय ऑफरिंग एनदर रिसर्च। इतना करने के बाद आपके पास हो जाता है आपका क्लियर डिफाइंड रिसर्च एरिया और डिफाइंड रिसर्च टॉपिक। आपके पास ये दो चीजें हो जाती है। अब बारी आती है रिसर्च प्रपोजल लिखने की। रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए सबसे पहले जो हम करते हैं, पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं, जो कि ये बहुत जनरल फॉर्मेट है। आप सब लोग शायद पहले से जानते भी होंगे। एक टाइटल होना जरूरी है, एक अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रेशनल या जस्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर रिसर्च डिजाइन, रिसर्च साइट, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग या सैम्पल मेथड्स, डेटा एनालिसिस प्लान। और अभी के रिसर्च प्रपोजल में एक बहुत जो जरूरी चीज है वो है एथिकल कंसर्न। और उसके बाद एक रेफरेंस लिस्ट आप ऐड करते हैं, जो भी आप पढ़े रहते हैं। तो अब हम लोग आगे के चर्चा में हमारी रिसर्च प्रपोजल के प्रिपरेशन पे रहेगी। अभी हम रिसर्च प्रपोजल पे आने के लिए
हमारे पास टॉपिक होना चाहिए जिसकी हम लोग अभी तक बातचीत कर रहे थे। टाइटल। टाइटल किस तरह का होना चाहिए? टाइटल बहुत कंसाइज और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिससे कि दो तीन चीजें हाईलाइट हो जाएं, कि आप जो कहना चाहते हैं वो भी मैसेज क्लियर हो जाए, प्लस थोड़ा सा कैंची भी होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में दलित माइग्रेशन देखना चाहता है, तो और दलित माइग्रेशन के अंदर खासकर जेंडर का नोशन भी देखना चाहता है, तो किस तरह का उसका टाइटल होना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग फीमेल दलित माइग्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक बहुत अब्स्ट्रैक्ट टाइप का ये आइडिया होगा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो कि एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है टाइटल टाइटल का। कास्ट, जेंडर एंड माइग्रेशन, स्टडी इन उत्तर प्रदेश। बहुत ही सिंपल, बहुत प्रिसाइज, काफी डिस्क्रिप्शन दे दिया ये तीन चार शब्दों में, तीन चार वर्ड में, और काफी कैची भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिसर्च टाइटल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी होता है कि जो भी रीडर होता है, जो भी इवेलुएट करेगा आपके प्रपोजल को, वो ये देखता है कि क्या आपका टाइटल उसको इम्प्रेस कर पाया क्या, उसका इंटरेस्ट जगा पाया क्या। ऐसे बहुत अब्स्ट्रैक्ट टाइप के अगर टाइटल रहते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट भी वहीं से हो जाता है कि नहीं ठीक है, बस ऐसे ही कुछ लिख दिया है। और कई बार होता है कि टाइटल खुद अपने आप में इंडिकेट करता है कि उसमें कौन सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हमने बोला कास्ट, जेंडर एंड माइग्रेशन, उसमें आप देखेंगे तो ये दोनों तीनों चीजें निकल के आएंगी, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और टाइटल को हमेशा एक बार अगर आपने पूरा अपना प्रपोजल बना लिया, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये टाइटल सुटेबल नहीं है, ये टाइटल पूरे आपके आइडिया को नहीं बता पा रहा है, तो ये हमेशा आपको उसको दो चार लोगों से पूछना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अपने पीयर्स में बातचीत करनी चाहिए, और हमेशा चेंज करने का स्कोप रखना चाहिए। फिर आते हैं अब्स्ट्रैक्ट पे। अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता है कि एक समरी होता है जो 200 से 300 वर्ड में आपके पूरे आइडिया को समराइज करके लिख देने वाला दो एक ऐसा 200 से 300 वर्ड में एक टेक्सचुअल समरी होती है, जो कि आपके पूरे आइडिया को बहुत कम बातों में, बहुत कम शब्दों में बता देता है। जो कि दो तीन चीजें वो क्या रहती हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। आपके अब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखना चाहिए कि आप क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या आपका मेन रिसर्च क्वेश्चन है, क्या आपका रेशनल है, अगर आप हाइपोथेसिस कोई आप अगर आप जनरेट किए हैं या करना चाहते हैं वो, प्लस मेथड। और थोड़ा बहुत अगर आप डिस्क्रिप्शन मेथड का देना चाहते हैं तो उसमें डिज़ाइन प्रोसेस, और क्या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करना चाहते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वो भी लिख सकते हैं। तो इस दो तीन चीजों के आसपास में आपका रिसर्च का अब्स्ट्रैक्ट तैयार होता है। जो आप और कई बार होता है कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट पहले भी लिखते हैं, कुछ लोग बाद में भी लिखते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल को लिखने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अब्स्ट्रैक्ट हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन पे। हम्म, एक मिनट। इंट्रोडक्शन।
तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज रखा जाए? इंट्रोडक्शन बेसिकली होता है आपको ये बताने के लिए, पूरे आइडिया और टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आपके रिसर्च के सिग्निफिकेंट को भी एड्रेस करता है। आपका मेजर एम ऑफ स्टडी क्या है वो भी आपको मेंशन करना है उसमें। इंट्रोडक्शन रीडर को एक ओवरऑल पिक्चर आपके रिसर्च और रिसर्च प्लान का देता है। कि सपोज कीजिए आपने कास्ट, जेंडर और माइग्रेशन के आसपास अगर आप रिसर्च करने की बात किए हैं, तो आपका जो की गैप है आपका रिसर्च का, वो क्या है, वो आपको मेंशन करना होगा। प्लस कुछ ऐसे क्लासिकल अथर, क्लासिकल टेक्स्ट बुक उसकी भी बात करनी होगी। इसके आसपास फिर आपको बाकी आपका रिसर्च मेथड्स के आसपास जो चीज़ें आपको आपके पास जो इन्फॉर्मेशन उसको भी आपको रखना होगा। बेसिकली ये होता है कि आप एक फ्रेमवर्क, एक पूरे अपने रिसर्च प्रपोजल का ब्लूप्रिंट आप अपने रिसर्च इंट्रोडक्शन में दे देते हैं, जिससे कि रीडर को लगे कि नहीं ठीक है भैया, आपने टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने उसमें थोड़ा सा मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा सा आपने रिसर्च साइट को, आप कहाँ पे रिसर्च करेंगे उसको भी थोड़ा सा बता दिया। तो 2 से 3 पेजों में आप ये 4-6 चीज़ों को एक साथ समेट के रखते हैं, जिसमें कि है आपका ब्रॉडर एम, रिसर्च का बैकग्राउंड, और जो क्रूशियल रिसर्च गैप है वो, मेजर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया रिसर्च के साइट के अराउंड, कि आप सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, किस तरह की का डेमोग्राफी है, किस तरह की स्टैटिस्टिक्स है आपके रिसर्च के अराउंड में, ये सब सारी चीजें आपको समेट के इंट्रोडक्शन में रखना है। एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो फिर आते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू वही है जो आप और हम पहले कर रहे थे, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज में किए हैं, जिसमें कि न्यूज़पेपर को के मटेरियल को भी हमने यूज किया, आर्टिकल, जर्नल्स, पॉलिसी और बुक्स, जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने लिखा और उसमें से जो गैप आइडेंटिफाई किया, अब उसका यूज़ अभी है। जितना भी आपने, सपोज कीजिए आपने अगर 10 किताबें, 10 आर्टिकल, 10 न्यूज़पेपर या 10 पॉलिसी पेपर्स पढ़े, उन सब से जो आपके अंडरस्टैंडिंग बनी और जिस तरह का आपने टेक्स्ट को लिखा उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस सारे मटेरियल को और अच्छे से रिफाइन करके आप लिटरेचर रिव्यू में यूज कर सकते हैं। बेसिकली रिसर्च लिटरेचर रिव्यू इसलिए किया जाता है कि किस तरह का रिसर्च अभी तक हो चुका है, क्या उसमें अभी तक छूटा हुआ है और या गैप है, और कहाँ पे जरूरत है उस गैप को एड्रेस करने का। और इसके साथ साथ किस तरह का उससे मिलता जुलता या सिमिलर रिसर्च हुआ है, और किस तरह आपके जो प्रपोज्ड आइडिया है आपका रिसर्च का, उसके आसपास किस तरह की बातचीत हुई है अभी तक। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पे। ये काफ़ी क्रूशियल होता है रिसर्च प्रपोजल के लिए, और रिसर्च प्रपोजल के सिलेक्शन और रिजेक्शन काफ़ी हद तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ये किसी भी रिसर्च प्रपोजल का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसमें कि आप ये भी आपको हर एक 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 लाइन का रेशनल और सिग्निफिकेंस देना होता है। सपोज कीजिए अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये बोलता है कि मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, जो कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, मैं उसके आगे की बात आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अगर आप कास्ट, जेंडर और माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि आप इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपका स्टेटमेंट, सपोज कीजिए आपने कास्ट, जेंडर, माइग्रेशन इन उत्तर प्रदेश, तो आपको ये दिखाना होगा कि किस तरह की डेमोग्राफिक प्रोफाइल माइग्रेंट्स की यूपी से अदर स्टेट में है, और आपने या ओवरऑल इंडिया में माइग्रेशन का किस तरह का फिनोमेना है, उसमें यूपी में किस तरह की डेमोग्राफी है,
और उसमें कास्ट का एंगल कहाँ पे है, कितनी स्टडी हुई है अभी 2 4 10 कास्ट माइग्रेशन के अराउंड में कि नहीं। अगर उसमें आप जेंडर का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं तो आप किस तरह का गैप उसमें आपने पाया कि बाकी स्टडी ने जेंडर कास्ट माइग्रेशन को तो कवर किया लेकिन जेंडर को कवर नहीं किया। और आपको ये भी दिखाना होगा किस तरह का फीमेल माइग्रेशन है यूपी से, क्योंकि तभी आपकी बात पूरी हो पाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में कि नहीं ठीक है। सपोज कीजिए कि साल में करीब 10,000 या 20,000 महिलाएं माइग्रेट करती हैं यूपी से मजदूरी करने के लिए या कोई और काम करने के लिए या फैमिली के साथ। तो ये सब तमाम चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में लिखना है। और इसमें एक चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखना कि व्हाई द प्रपोज रिसर्च ऑन द प्रॉब्लम शुड बी अंडरटेकन, या कितना जरूरी है आप जो प्रपोज किए हैं उस पर रिसर्च करना। और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स और डिफरेंट बुक से जो भी आइडिया आपका इमर्ज हुआ है उससे उससे आपके अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करके आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ इसलिए रिसर्च जरूरी है। सपोज कीजिए आपने 10 रेफरेंस दिया और बताया कि 10 स्टडी हुई हैं जिसमें कि माइग्रेशन पे हुई, कास्ट पे हुई, एथनिसिटी पे हुई, रिलीजियन के सेंट्रिक में माइग्रेशन की स्टडी हुई, लेकिन कास्ट जेंडर और माइग्रेशन की बात अभी तक नहीं हुई है। इसलिए यह स्टडी जरूरी है क्योंकि काफ़ी लेबर फोर्स माइग्रेट कर रहा है, काफ़ी फीमेल लेबर फोर्स माइग्रेट कर रहा है, इसलिए उनके एवरीडे इश्यूज चैलेंजेस को देखना और समझना जरूरी है बेहतर समाज और बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में देखना और करना होगा। फिर आते हैं रेशनल पे। अगर रेशनल की बात की जाए तो आपको रेशनल को इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, व्हाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट ए रिसर्च। आपको ये बताना होगा जो कि हम बात कर रहे थे। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और रिसर्च रेशनल ऑफ द स्टडी में के बीच में काफ़ी थिन डिफरेंसेज होता है, बहुत ही सतही डिफरेंसेस पाए जाते हैं दोनों के बीच में। वो आपको आपके स्पेसिफिक स्टडी के हिसाब से आपको रेशनल को डेवलप करना होगा। सपोज कीजिए आप अगर हम उसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि नहीं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आइडेंटिटी के अराउंड, आइडेंटिटी और माइग्रेशन के अराउंड में किस तरह का काम हुआ है। आइडेंटिटी को कुछ किसी भी तरह की आइडेंटिटी हो सकती है, रिलीजियन की, एथनिसिटी की, कास्ट की। और अगर माइग्रेशन और जेंडर की भी बात हुई है तो उसको भी आपको हाईलाइट करना होगा कि माइग्रेशन जेंडर की बात हुई है लेकिन उसमें माइग्रेशन जेंडर और कास्ट ऑल टुगेदर तीनों एस्पेक्ट के अराउंड में बातचीत नहीं हुई है। ये चीजें आपको अपने रेशनल ऑफ द स्टडी में करना होगा। और इसके लिए आप वो आप ऑलरेडी जो कि हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज में बात किए हैं, बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू किए हैं, उसमें हमारे पास रेशनल तब तक डेवलप हो जाते हैं जब हम टॉपिक डिसाइड करते हैं तब। क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी स्टडी, बहुत सारे एग्जिस्टिंग सोर्स को रेफर किया, चाहे पॉलिसी पेपर हो, चाहे जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक, न्यूज़पेपर्स, और जो भी कंटेम्प्रेरी डिबेट हो रही है उसके उसको आपने पढ़ा लिखा और आपने पाया कि नहीं हाँ यहाँ पे गैप है, और वही गैप होता है आपका रेशनल ऑफ द स्टडी। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। किसी भी रिसर्च प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव का होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका टाइटल या कोई और फेज, कोई और जो हम लोग हेडिंग अभी तक बात किए हैं। 2 3 तरीका होता है आपका ऑब्जेक्टिव रखने का, जो लोग रखते हैं। कुछ लोग जनरल एक ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं एक दो और उसको ब्रेक डाउन करके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग सिंपल 3 4 5 जो भी ऑब्जेक्टिव उनको समझ में आता है वो अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव बहुत प्रिसाइज, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है जनरल या स्पेसिफिक में।
और इसको इस तरीके से भी आपको रखना है कि ऑब्जेक्टिव आप वैसा ही रखिए कि जो कि आपको लगे कि नहीं आपका रिसर्च अचीव कर लेगा। ऐसा भी नहीं कि नहीं कुछ भी लिख दिए और वो जो बहुत ओवर एम्बिशियस होके लिख दिए और वो अचीवेबल नहीं है। तो फिर होता क्या है कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरी आते हैं। अगर एक एग्जांपल मैंने दिया कि वैक्सीन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये एक स्टडी से शायद पूरा नहीं हो सकता, आपके एक रिसर्च से। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत केयरफुली अपने बहुत बहुत डिसेंट तरीके से, बहुत एक्सप्लेनेटरी भी न रहे, कम से कम शब्दों में, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट भी न रहे लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने के लिए काफ़ी हो, उस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को अपने डिफाइन करना होगा। और इसी ऑब्जेक्टिव से जो हम चीज़ें लेते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव से को हम ब्रेक डाउन करते हैं बहुत सारे अपने रिसर्च क्वेश्चन में। सपोज कि अगर हमारा कास्ट, जेंडर और माइग्रेशन है रिसर्च टॉपिक, तो किस तरह का रिसर्च क्वेश्चन होगा हमारे स्टडी का? व्हाट इज द जेंडर, व्हाट इज द नेचर एंड पैटर्न ऑफ कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल migrant? Yeah, what is the everyday issues and challenges of lower Dalit female migrant? या ये भी हो सकता है कि how the how the lifestyle is being changed by migration, how the life of female migrant are being changed और female दलित migrants are being changed because of migration। तो आपको अपने हिसाब से अपना जो भी ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसके आसपास आपका अपना रिसर्च क्वेश्चन होता है। या कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च क्वेश्चन को पहले रखते हैं बाद में ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव पहले बाद में रिसर्च क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपसे प्रपोजल मांगा गया है, किस तरह का फॉर्मेट आपको दिया गया है, अगर कोई फॉर्मेट है तो। फिर आते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कोई हाइपोथेसिस। अर्ली स्टेज में खासकर इंडिया में कई बार हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है। बट अगर आप कहीं किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और हाइपोथेसिस जनरली हम कहेंगे कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये डिस्कशन में है तो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि हाइपोथेसिस जनरली क्वांटिटेटिव स्टडी में डील होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी में यूज होती है। और लोग अपना हाइपोथेसिस पहले से बनाते हैं, उसको रखते हैं किस किस तरह से टेस्टिंग होगा उसका, और उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, वो सब रखा जाता है। लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपके रिसर्च क्वेश्चन फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सपोज कि अगर आप इंटरव्यू में आते हैं तो कुछ इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अवॉइड किया जाए तो ठीक है। ऐसी चीज़ें रखी जाए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। तो हाँ, थ्योरी को रखना जरूरी है। जो भी थ्योरी अगर आपको लगे, आपने ऑलरेडी, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में देखें कि कहाँ पे कौन सी थ्योरी अप्रोप्रिएट होगी हमारे लिए, किस तरह की होगी, उसको आपको रखना जरूरी है। फिर आते हैं मेथड्स पे। कौन सा मेथडोलॉजिकल अप्रोच आपके स्पेसिफिक इश्यू के लिए बेहतर होगा? अगर आप एक मेथड से आपकी बात नहीं बनी, आपने मल्टीपल मेथड यूज किया है, तो उसको भी आपको देखना होगा कि क्यों आप ये इस तरह का मेथड यूज कर रहे हैं। आपका सैंपल सैंपल स्ट्रेटजी क्या होगा, और आपका सैंपल स्ट्रेटजी किस तरह का, आप स्पेसिफिक, हर सैंपल का अपना एक लिमिटेशन होता है। तो वो लिमिटेशन किस तरह से चैलेंजिंग होती है किस वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए, कैसे आपकी फाइंडिंग वैलिडेट होगी, और किस तरह का एथिकल क्वेश्चन और कंसर्न आएगा। तो ये मोटा मोटे क्वेश्चन रहता है जिसको कि आपको मेथड में एड्रेस करना होगा। कोई भी रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको चार पांच चीजें जो कि हमने वहाँ पे पहले बताया है, अ, या रिसर्च डिजाइन आपको देना जरूरी है कि क्या आप, रिसर्च डिजाइन इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ ओवरऑल
रिसर्च मेथड, कहाँ पे आप स्टडी करेंगे, कहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह का डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा एनालिसिस का प्लान क्या होगा। ये सब सारी चीज़ें रिसर्च डिजाइन में आती हैं। अभी आपने जिस तरह का रिसर्च ऑब्जेक्टिव और जिस तरह का रिसर्च क्वेश्चन आपने डिजाइन किया है, उसी के हिसाब से आपको अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी को सिलेक्ट करना होगा। सपोज कीजिए आप एथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हैं, तो आपका रिसर्च डिजाइन, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं हो सकता या क्वांटिटेटिव नेचर का डेटा नहीं हो सकता। कुछ लोग यूज करते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड सेंस में। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एथिकल कंसर्न जिसकी कि बहुत खासकर अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करने का प्लान किए हैं, तो एथिकल कंसर्न, एथिकल चैलेंजेस को आपको दिखाना होगा कि आपके स्टडी में किस तरह का एथिकल इश्यूज आएगा। सपोज कीजिए अगर आपका जेंडर कास्ट है आपके स्टडी में, तो ये दोनों चीज़ बहुत सेंसिटिव मानी जाती हैं। तो उसमें आप किस तरह से अप्रोच करेंगे अपने सब्जेक्ट को, अपने पार्टिसिपेंट को, उसकी उसको आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्या आप ऐसा करेंगे कि आप एथिकल इश्यूज को नेविगेट कर पाएंगे। तो मोटा मोटी प्रपोजल प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है, वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। और आपका अगर कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो मोस्ट वेलकम। ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले तो आप, आपका ही धन्यवाद करते हैं कि लगभग 1 घंटे में आपने पूरे एक सेमेस्टर, या एक सेमेस्टर कह के 1 साल का कोर्स का पूरा समअप कर दिया। मतलब मेरे को याद आ रहा था कि हम लोगों ने ये पूरे प्रपोजल की प्रक्रिया है, 2 सेमेस्टर लिया गया था टिस में, और पूरे आपने 1 घंटे में उसको इतने अच्छे तरीके से समराइज किया है आपने, पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक उसके नुआंसेस को लेते हुए। तो आप हमारी टीम की तरफ से आपको भी बधाई। और हम एक करिकुलम धन्यवाद। तैयार कर रहे हैं ताकि इस तरह की कैसे कम शब्दों में जो ज्यादा समझा जा सके, उस तरीके का करिकुलम डिजाइन करके, और अपने जो भी वंचित और पिछड़े समाज के बच्चे हैं उनको कैसे उनके तक नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो धन्यवाद एक डॉक्टर मेरा साहब। सुझाव है इस पे कि मुझे लगता है कि एक पीयर ग्रुप प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें कि आप सपोज कीजिए कि कोई स्पेसिफिक थीम पे रिसर्च करना चाहता है, तो उस स्पेसिफिक थीम के अराउंड में जो भी टीचर, फैकल्टी, समाज, समुदाय के हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन 5-6 जो भी स्टूडेंट उस तरह के इंटरेस्टेड हैं उनसे कनेक्ट किया जाए, और उनको 4 महीने, 6 महीने, 1 साल मेंटर करें, और उस उनको प्रपोजल बनाने में मदद करें। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है रेदर देन, क्योंकि होगा क्या कि उनको फिर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग रहती है, कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके सुझाव के लिए। चूंकि हम लोग जो फॉरेन का जो जो वाला नेटवर्क है उसके उसके साथ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया में आप सही कहना है कि बहुत सारा स्टूडेंट पीछे छूट जाता है। तो इंडिया में अभी हम लोग धीरे धीरे इंडियन लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं एक पीयर ग्रुप बनाना। तो मे भी आने वाले 6 महीनों में या 2025 में हम लोग फॉर्मली हम लोग थोड़ा बहुत उसको शुरू करेंगे। अभी हम लोग लगभग 15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, ताकि कुछ अगर कोई क्वेरी रह गई है किसी छात्र की या किसी स्टूडेंट्स की, तो हम लोग उनकी क्वेरी लेंगे। अभी जी, अजहर अजहर भाई ने भी हाथ उठाया है। यस, अजहर भाई। अगर कोई साथी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक एक तो सवाल मेरा मेरा है डॉक्टर साहब हाँ। कि एक हम्म। एक एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के लिए कितना मिनट का लमसम वक्त लेना चाहिए, कि जिनको कितना समय देना चाहिए। तो कि लोग लोग उस तरीके का समझ नहीं पाते कि कितना एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि जरूरी, क्योंकि कम। लोग समझते हैं कि आज बैठ गए, 2 2 दिन काम कर दिया,
रिसर्च प्रपोजल तैयार हो गया, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर पीएचडी के तो लिए सर अप्लाई कर रहे हैं तो एक मिनिमम टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? एक अच्छा और बेहतर रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है। अगर आप ढंग से अगर बना रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, आपने आप कहीं से रिजेक्ट ना हो, या अगर रिजेक्शन हो भी तो बहुत बुरे तरीके से ना हो, तो मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने का समय लगता है। क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर आपको अपने सब्जेक्ट के राउंड में रेफर करने होते हैं, और वो 1 2 महीने का काम नहीं होता है। अगर आप अलग, ये अलग बात है कि नहीं आप एआई और चैट जीपीटी यूज करके कहीं से कुछ इधर उधर करके बना ले, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं रहती है। क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के फिर आपको गैप ढूंढना, लिखना, वो जरूरी है। तो 4 से 6 महीने कम से कम। जी धन्यवाद, क्योंकि मेरा भी काफी ये, जब भी लोग आते हैं कि सर रिसर्च प्रपोजल लिखना है, वो थोड़ा लास्ट मोमेंट में आते हैं, एक हफ्ता कहीं का रह गया अप्लाई करने के लिए, तब फिर अप्रोच करेंगे। हाँ, तो सब लोग ध्यान रखें कि एटलीस्ट जब भी आपको किसी, अगर आपको पीएचडी या कहीं के लिए अप्लाई करना है तो आप एक एटलीस्ट। साल टाइम फ्रेम रख के चलिए। सपोज कि आप पीजी सेकेंड ईयर में हैं और पीजी फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में है अगर आपको रिसर्च करना, तो फर्स्ट ईयर से ही प्लानिंग स्टार्ट करिए। और फिर आप एक साल बढ़िया से काम करके प्रपोजल बनाइए, और पास आउट होते ही अप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू। और कोई साथी, कोई सवाल, किसी साथी का कोई सुझाव इस तरह का? अ, अगर मैं सभी को धन्यवाद इसके लिए, खास करके ठीक है। प्रोफेसर साहब का। मेरा एक जिज्ञासा है जानना कि एक सोशल रिसर्च और एकेडमिकल रिसर्च, ये दोनों अलग अलग वे हैं, दोनों का अलग अलग कंसेप्ट भी होता है, दोनों का अलग अलग इनपुट भी होता है। तो अगर दोनों को कंबाइंड करके एक अलग से हम रिसर्च की बात करें, और दूसरा यदि हम एक प्रैक्टिकल सेशन करें कि बाय द वे हमने 2 पेज का एक बनाया, 3 पेज का रिसर्च पूरा प्रोसेस पूरा किया, मैंने आपको दिया, आप एक बार देखो कि हाँ मुझे इसमें कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या इस तरह की प्रक्रिया में भी जा सकते हैं क्या, हाँ जी, सोशल जरूर जा सकते रिसर्च हैं। और एकेडमिकल रिसर्च को कंबाइन करके? देखिए, सोशल रिसर्च या एकेडमिक रिसर्च ऐसा कोई अलग नहीं है दोनों। सोशल रिसर्च बेसिकली वही होता है कि जो हम सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी स्टडी करते हैं, जिसका कि डायरेक्टली रिलेवेंट है सोसाइटी से, वो हो जाता है। और रिसर्च के भी अपने कई तरीके होते हैं। नेचुरल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है। तो आप कौन सा आपके लिए सुटेबल है? सपोज कि जो एनजीओ या इस तरह का सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करती है, वो बेसिकली इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, या किसी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट रहा है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे या टारगेट ग्रुप पे, वो करती है। और बाकी जो पीएचडी या फिर जो टीचर जो भी या फैकल्टी जो रिसर्च अपनी करती हैं, वो किसी टारगेट बेस्ड रिसर्च नहीं रहता है कि नहीं ठीक है हमने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ पे चलाया और उसका इवेल्युएशन स्टडी कर लिया, वो हो गया, वो नहीं होता है। तो दोनों रिसर्च में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी अंतर ये है कि दोनों रिसर्च का तरीका अलग है। दोनों रिसर्च एक डिफरेंट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो एकेडमिक रिसर्च होता है उसका उद्देश्य होता है कि एक बेहतर नॉलेज जनरेट करना उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। और जो आप रिसर्च, मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि आप जो डायरेक्ट एनजीओ या जो इस तरह की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती हैं, जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट किस तरह का पड़ा या किस तरह का गैप है सोसाइटी में पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उसकी आप बात कर रहे हैं। तो उसमें उसमें क्या है कि वो बहुत छोटा, बहुत छोटे टारगेट ग्रुप पे बेस्ड होता है, और उसका लिमिटेड समय होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। और वो एक तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड रिपोर्ट होती है। कुछ उसमें स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ नरेटिव होते हैं। तो उसका वो एक थोड़ा अलग तरीके का रिसर्च हो जाता है। और जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये पूरा एकेडमिक रिसर्च की किस तरह खासकर पीएचडी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्रोच किया जाए, किस तरह का रिसर्च प्रपोजल हो। तो जो, और आप बात जो कर रहे हैं कि नहीं एक 2 3 पेज का रिसर्च प्रपोजल बना हो, उस पर बात की जाए प्रैक्टिकल, तो जरूर वो संभव है, वो किया जा सकता है। कि कोई एक फॉर्मेट दिया जाए
कि नहीं, इस पूरे फॉर्मेट में आपको इतने इतने वर्ड में रिसर्च प्रपोजल बना के भेजना है, और उसका एक एक्सपर्ट ग्रुप या अपना इवेलुएट करेगा। फिर इस तरह का सेशन होगा, और उस सेशन के माध्यम से आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा 1 to 1। हम्म, 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 ओके। और बेहतर होगा कि अगर कहीं अगर मौका मिले तो इस तरह का एक दिन 2 दिन का अगर रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, क्या कह रहे थे आप? ना ना कहीं मेरा इसमें सर एक अगर अनुमति, जी जी बताइए। हमारे यहाँ डॉक्टर राजीव हुआ करते थे, इस समय वो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी में है। जी जी। तो शेड्यूल कास्ट के ट्राइबल ग्रुप पर हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी रिसर्च मेथोलॉजी को लेकर के। जी जी। और उसमें क्या नाम है, थेसिस ही पूरा वो तैयार हुआ। फिर जब वो यूजीसी में प्रेजेंट हुआ था तो मैं भी बैठा था। तो जी जो सामने बैठते क्वेरीज करते हैं, उन्होंने पूछा कि ये पूरा स्ट्रेटेजी और मेथोलॉजी तो आपने एनजीओ सेक्टर से लिया, इसका क्या आउटकम हो सकता है? जी। तो ये मतलब वो फर्स्ट टाइम था, यूजीसी के लोगों ने बोला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हम्म सीइंग दिस टाइप ऑफ रिसर्च प्रेजेंटेड बाय यू फ्रॉम द हम्म पूर्वांचल एरिया। तो बड़ा ही हम्म मतलब उन लोगों को अजीब सा लगा, और उसको हम्म अप्रिशिएट उन लोगों ने किया था उस समय। और हम्म, बहुत अच्छा खासा फंड भी दिया था डॉक्टर राजीव को इसको पूरा करने के जी लिए। जी तो मुझे जी। लगता है कि कुछ नई इनोवेटिव आइडिया भी अगर हम लोग लेकर के आते हैं इन सब रिसर्च में, तो एक हाँ अच्छा हाँ। परफॉर्मेंस भी निकल के आएगा। जी जी जरूर ऐसा होता है। और गवर्नमेंट की भी जो फंडिंग एजेंसी है, अभी रिसेंटली मैं आईसीएसआर में था दिल्ली में, तो वो लोग बता रहे थे कि ढंग का प्रपोजल आ ही नहीं रहा है। अगर लोग कर रहे हैं, अगर भेज भी रहे हैं प्रपोजल, तो किसी का मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है, कहीं पे कुछ भी कहीं से उठा के चेप दिया है, कुछ भी उठा के कट कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है। इस तरह की समस्याएं भी बहुत आती हैं। तो अगर आप कुछ बेहतर और कुछ बढ़िया से अगर बना के लेके जाते हैं तो वो लोग अप्रिसिएट जरूर करते हैं। तो ये, और अभी पूर्वांचल, खासकर पूर्वांचल बुंदेलखंड, इन सब में बहुत स्कोप बचा हुआ है, जो कि कवर नहीं हुआ है बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर। अगर पूर्वांचल की ही बात की जाए तो नट और मुसहर को लेकर बहुत लिमिटेड स्टडी है। हम्म, हम्म, खासकर ईस्ट यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख लिया जाए, अगर डेवलपमेंटल ये अगर देखा जाए कि डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी कितनी है यूपी में, उसको लेकर भी बहुत, और डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी में भी कास्ट के एंगल को अगर लेकर देखा जाए तो बहुत लिमिटेड स्टडी है। यस जी डॉक्टर साहब। हाँ मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक वो उतना एक्सप्लोरेशन पे जब आपने शुरू जब किया कि कीवर्ड्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये दो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स है, जो खासकर जो वंचित समुदाय के स्टूडेंट है, इस पे काफी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एकेडमिक्स में कैसे किसी को फोन करके पूछ लेंगे कि एक टॉपिक बता दीजिए, मेरे को रिसर्च करना है। हाँ वही वही। तो वो भैया, कोई पुराने भैया, अरे भैया रिक्शे वाले पे, यहाँ का टांगे वाले पे कर लो, या हाँ वही वही, इस तरह का रिसर्च का बहुत। नाला जा रहा है उसके ऊपर रिसर्च कर लो, कितना पैसा सरकार का आया। तो वो एक जो आपने शुरू स्टार्ट ही किया था कीवर्ड्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग पे, वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर मेरी मेरी तरफ से अगर कुछ कहा जाए कि आपने जो जो भी कहा कि फ्रॉम कीवर्ड्स टू ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर उसको आप नैरो डाउन करिए, उसके बाद आप रिपोर्ट्स और जर्नल से उसको कैसे इवोल्युएट करिए। तो एक प्रक्रिया है, उसको समय लगेगा और समय जरूरी है। कोई कट। समय लगता है, वही वही पेशेंस आपको रखना होगा, और पूरा रिसर्च पूरा पेशेंस की बात है। 5 साल 6 साल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो और कोई साथी हो जिनका सवाल हो, कोई स्टूडेंट्स हो, कोई एकेडमिक्स में कोई साथी? हेलो सर, मेरी आवाज़ जा रही है? यस यस यस। सर ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, और इस पे हालांकि मैं टेक्निकल इशू के चलते अपने मैं डिवाइस से नहीं जुड़ पाया, दूसरे के फ़ोन से जुड़ा हूँ। तो इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा सर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हालांकि मेरा पीएचडी चल रहा है। मेरा नाम चंदन कुमार राम है। मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया यूपी से हूँ, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा चल रहा है सर। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा सर। मैं जब शुरू में एडमिशन लेना था, रिसर्च प्रपोजल बनाना था, मैं भी काफ़ी भटका हुआ था सर, काफ़ी लोगों से पूछना जानना। तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत बच्चों को हेल्प होगा सर। इसके लिए मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ सर आप लोग को। थैंक यू सर, आप लोग को बहुत बहुत।
धन्यवाद शुक्रिया। चंदन जी। हाँ जी जी। आशा है कि मतलब इस से एसएम से और बच्चे भी जुड़ेंगे जो उनको रिसर्च करना है, रिसर्च, क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट है, और अपने जो जी जी। समुदाय के लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, वो इस डोमेन से भी एक तरह से बोले कि वहां भी डिस्पैरिटी है काफी बड़ी। तो बाकी जी अगर कोई एकेडमिक सवाल हो सर के साथ अभी है तो अभी हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करके हम लोग खत्म कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग लगभग 2 घंटे करीब, एक एक 1.5 घंटे करीब हो गए हैं। सर नमस्कार। यस, अशोक जी, यस। आवाज आ रही सर? या क्या पॉलिटिकल साइंस में सर हिंदी मीडियम से पीएचडी हो सकता है सर? अ, होने को हो सकता है, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप हिंदी मीडियम में मत करिए। और क्या हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर आप। जी, मेरी सलाह रहेगी, होने को तो हो सकता है, लैंग्वेज किसी नॉलेज एक्वायर करने में कोई बाधा नहीं रहता है, लेकिन करियर ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए और आपके अपने क्रेडेंशियल के हिसाब से देखा जाए, तो जिस समय अगर आप हिंदी मीडियम या किसी भी लोकल लैंग्वेज में अगर पीएचडी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो फिर आपके क्रेडेंशियल को बहुत अंडरमाइन करता है। जो मेरी अपनी समझ है मैं उससे बता रहा हूँ। और भाषा सीखना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आप 6 महीने 1 साल अगर देंगे समय अच्छे से लग के, तो आप सीख पाएंगे। मैं खुद अपना बताता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम में बीए किया था, और ये हिंदी सर। मीडियम का मैं भी पढ़ा हुआ था, और फिर चीज़ें करना पड़ा और बदला। तो मेरा सलाह रहेगा कि अगर आप करने के पोजीशन में भी हैं हिंदी मीडियम में, तो भी मत कीजिए। वो आपके पूरे एकेडमिक करियर को बहुत अंडरमाइन करेगा। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक थैंक भाई। यू सो मच। या थैंक यू सो अ, मच। बाकी कोई और साथी, कोई सवाल हो तो आप लोग ले सकते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो। हेलो। हेलो। यस, अमन, अमन जी, यस। हेलो। हेलो सर, जी। मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में हूँ। तो सर मेरा जो इलेक्टिव है सोशल स्टडीज़ लिया हुआ है मैंने। तो सर मुझे अभी जो हमारी फैकल्टी है उन्होंने हमको रिसर्च रिसर्च के लिए थोड़ा मतलब टॉपिक खुद चूज करो एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ बोला है। तो सर थोड़ा एकेडमिक रिसर्च में के बारे में थोड़ा जानना था कि सर कैसे करूँ करके, क्योंकि सर 2500 वर्ड्स में हमको रिसर्च टॉपिक के ऊपर लिटरेचर और वो खुद का पूरा एनालिसिस करके हमको पूरा रिसर्च पेपर लिखना है। तो सर उसके बारे में आपका थोड़ा। जो आज हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की है, वो उसी के पूरे इर्द गिर्द रही है कि किस तरह से आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए। अगर आप शुरू से अगर अटेंड किए होंगे, तो जिसमें हम लोगों ने बताया कि नहीं ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, पहले आपको वहाँ से अपना एक न्यूज़पेपर, मैगजीन, लोकल मैगजीन, जिससे कि आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या की इश्यू चल रहा है आपके स्पेसिफिक एरिया में। सपोज कीजिए अगर आपको एजुकेशन पे ही रिसर्च करना है, तो नवोदय विद्यालय पे बहुत कम रिसर्च हुआ है, जो मेरी अपनी समझ है। नवोदय विद्यालय एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत इम्पैक्ट काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है सोसाइटी में, लेकिन उसमें भी अपनी एक अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं उन स्टूडेंट के साथ। तो आप देखिए कि किस तरह की का रिसर्च गैप है। आप थोड़ा सर्च कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। बहुत सारी जगहों पे तमाम हरासमेंट और एक्सप्लॉइटेशन की भी खबरें आई हैं, कुछ सुसाइडल डेथ भी रही हैं। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस स्पेसिफिक एरिया में आप कर सकते हैं, और बाकी प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने पूरा बातचीत किया है इसमें। और पीपीटी भी हम शेयर कर देंगे। और इससे ज़्यादा आपको बातचीत करनी है, तो मुझे लगता है कि फिर आप जो कुछ भी बनाइए लिखिए, अगर आपको लगे तो आप साझा कर सकते हैं, ईमेल आईडी है उसमें। और अगर टाइम रहा तो हम उसको देख के आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और एडिंग टू दिस प्रोफेसर साहब को, कि इस पूरे से सब का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं और हम अपने अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फिर से एक बार रिविजिट करेंगे, तो आप लोग
बेझिझक जाके वहां देख सकते हैं, और फिर से आप जो जो भी प्रक्रिया बताई डॉक्टर साहब ने उसको आप फॉलो करके एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल और गैप आप ढूंढ के आप अपने लिए मास्टर्स की रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये है कि आपको अब मास्टर्स में रिसर्च करना ही करना है, क्योंकि पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है रिसर्च का स्कोप बहुत सारे, क्योंकि बहुत जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जेएनयू है या बीयू है या टिस है, इन सब यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, लेकिन खासकर जो पिछड़े जो एरिया है वहाँ की यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स में न के बराबर रिसर्च होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया गया कि आप रिसर्च पे फोकस करें, तो मे भी आने वाले समय में रिसर्च प्रपोजल की मात्रा और बढ़ जाएगी और लोग सीखना चाहेंगे। तो इस तरह से ऐसा हम लोग करते रहेंगे। और बाकी जो ईपीटी सर की है वो भी हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ताकि लोगों को इससे जानकारी मिलती रहे, लेती रहे। ओके, कोई और सीसी साथी का सवाल है? कोई और साथी जिनको लगता हो कि वो, ये कोई सुझाव है हमारे लिए कि इस तरीके से नहीं है, उस तरीके से कोई उनका कुछ और सुझाव हो तो दे सकते हैं। ओके। अजीत, कैन आई? या श्योर भरत। ओके। हेलो अजीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जी। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ और जी, मैं नमस्कार। और अजीत यानी मॉडरेटर हम लोग साथ में ही काम करते हैं। और मैं जी। अभी यहाँ पे यूमास में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में अच्छा असिस्टेंट अच्छा। डायरेक्टर ऑफ इंक्लूजन एंड एंगेजमेंट में काम करता हूँ, और बहुजन स्कॉलर हम लोग रन कर रहे हैं। और जी सीरियसली बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैंने 2 बार अजीत को लिखा, बहुत ही जी बढ़िया प्रेजेंटेशन था, सीरियसली। और दूसरी बात, आपने जो आइडिया दिया बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जी जी। सोच रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि पूरा सीरीज जैसा हम बनाएं, और आप हो या हाँ। आप जैसे और जो स्कॉलर है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी हम लोग इस तरह का ऑनलाइन कोर्स बनाएं, और हमारे जो जी स्कॉलर हैं उनको हम लोग सिखा सके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जी लास्ट जी पॉइंट जो आपने कहा, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस और रिसर्च गुजरात में है, तो हमारे जी वहाँ पे जी रिसर्च का जो क्वालिटी है बहुत लो है कंपेयरिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जी अगर जी। किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, राइट। और और जो आपने बोला कि हिंदी या इंग्लिश वगैरह, तो अजीत जी ने सब बता ही दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज कंपटीशन और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका रिसर्च बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ करियर प्रोस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज वो डिग्री का कुछ नहीं हो पाएगा। और अजीत जी ने बिल्कुल सही बोला कि आप अगर इंग्लिश में करते हो तो ही उसका अच्छा वो स्टैंडर्ड मिलेगा, और पब्लिकेशन होगा। द मेन पॉइंट इज पब्लिकेशन, राइट। तो अगेन थैंक यू सो मच, और हम लोग पर्सनली कनेक्ट करेंगे और हम लोग बात जी करेंगे। जी अजीत। जी। या मैं एक बात और भरत जी आपको बोलना चाहूँगा, चूंकि बातचीत स्टार्ट ही हो गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि आप इनिशिएटिव बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है। हमारा बस इतना ही कहना है कि कभी जब भी आप लोग अगर इंडिया आ रहे हैं, तो अगर कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, ठीक है, सपोज कहीं से फंडिंग नहीं, हम लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन लगाएंगे, कहीं कुछ ऐसी सस्ती जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे कि 10 20 50 बच्चों का अपना सिलेक्शन करेंगे। 1 साल आने से पहले ही प्लान किया जा सकता है, और 1 2 दिन 4 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप बढ़िया ढंग का किया जा सकता है। बहुत रिहायशी इलाके में नहीं रखना है, बहुत बस ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे लोग इजिली आ जाएं, आने जाने का साधन हो। क्योंकि रेजिडेंशियल वर्कशॉप का अपना एक अलग महत्व होता है, कितना भी हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन, वो हम करेंगे, जरूर करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन सीरीज, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई रेजिडेंशियल वर्कशॉप अगर हम लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी, क्योंकि इस तरह का नहीं होता है, जो भी स्ट्रक्चर वे में होता है उसमें होता है कि आप ऑलरेडी पीएचडी में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए होता है। लेकिन इस तरह का प्रिपरेटरी वर्कशॉप नहीं होती हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। और रिसोर्स पर्सन की बात है, तो मैं अच्छे अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करके लेके आऊँगा, और अपने रिलेशन पे लेके आऊँगा, और वहाँ पे कोई किसी को पैसा नहीं देना है, सबको, सब लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए आएंगे। तो इस तरह का प्लान किया जा सकता है। बहुत 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 बढ़िया सुझाव है, डेफिनेटली हम लोग इस पे सोचेंगे, डेफिनेटली, थैंक यू। या श्योर। हम लोग मतलब बात भी कर रहे थे, मैं भरत भाई, कैसे रेसिडेंशियल टाइप का जो कोर्सेज को कैसे तैयार कर सके, तो हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे। क्योंकि हमारे पास हम दो ही लोग हैं, और अपने अपने कामों में भी व्यस्त हैं, फिर भी हम लोग समय निकाल के, और अभी दो दो ऑनलाइन चीजें चला रहे हैं, उसके साथ साथ फिर एक नेक्स्ट जेन ग्लोबल स्कॉलर भी चला रहे हैं।
तो धीरे धीरे वो चीजें हमारी टीम बढ़ाएंगे और वॉलंटियरिज्म का थोड़ा हम लोग सहारा लेके और कैसे वॉलंटियर तैयार करेंगे, तो वो अभी आपका सुझाव काफी अच्छा है कि ये तो होना ही चाहिए। और जो वंचित समुदाय का जो स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है इन सब चीजों के लिए। तो समअप करने के लिए आई थिंक चाहेंगे भरत भाई आप ही थैंक्स नोट के साथ। अरे ठीक है, सब हो गया, थैंक्स नो टू नहीं नहीं, वो क्या। मेरा हो गया, अजीत प्लीज। ओके ओके, तो आप अब हम लोग समापन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 1.5 घंटे हो गए हैं और पब्लिक बनी हुई है जिससे काफी सारे अभी आमतौर पे होता है कि लास्ट में 2-4 लोग ही बचते हैं, स्पीकर और मॉडरेटर, लेकिन एटलीस्ट हमारी 70% ऑडियंस बनी हुई है। तो सभी को बधाई, धन्यवाद हो। और धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि वो इतने कम समय में इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया और अपने बच्चों के सामने रखा। तो धन्यवाद अजीत भाई, और भरत भाई को भी धन्यवाद कि उन्होंने लगभग 20 मिनट पहले स्टार्ट करके हमको फोर्स किया कि जल्दी आप आओ और स्टार्ट करो। तो पुशिंग फैक्टर है, तो आपको भी धन्यवाद। और हमारी पूरी बहुजन स्कॉलर टीम और नेशनल ग्लोबल टीम की तरफ से आप सभी जितने भी साथी आए उनका भी धन्यवाद। और आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में भी फंडिंग को कैसे हम लोग कैटर कर सके उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। कोई अच्छा स्कॉलर मिल जाए कि फंडिंग इंटरनेशनल और नेशनल में कैसे हम लोग बात कर सके, तो मे भी इस महीने के लास्ट में एक वेबिनार ऐसा आयोजन करेंगे। तो सबका धन्यवाद और शुभ रात्रि। और थैंक यू अजीत, और थैंक यू भरत जी, और इस पूरे इनिशिएटिव को लेने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक या यू। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी संडे।